घर वालों के सामने और पीठ पीछे देवर भाभी का रिश्ता। मेरा छोटा बेटा बहुत सुशील है। अरे राहुल, इधर तो आ। तू अपनी भाभी से मिलेगा नहीं क्या? ये देख तेरी भाभी। अरे शादी के बाद से तो तू कभी ठीक से मिला ही नहीं। ये क्या देवर जी तो नीचे देख रहे हैं। अरे तू नीचे की तरफ क्या देख रहा है? ऊपर देखकर बात कर। नहीं भैया, मैं ऊपर देखकर बात नहीं कर सकता। क्यों देवर जी, आप ऊपर देखकर बात क्यों नहीं कर सकते? नहीं भाभी, सामने आप खड़ी हैं, मैं आपके चेहरे को थोड़े देख सकता हूँ। बेटा ऐसे क्यों कह रहे हो? जब राम जी ने लक्ष्मण से पूछा कि बताओ लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी तुम्हें कैसी लगती हैं, तो उन्होंने क्या कहा था पता है? मैंने कभी भाभी का चेहरा देखा ही नहीं, मैंने सिर्फ उनके पैर देखे हैं। अब अगर आप मुझे उनके पैर के बारे में पूछें तो मैं पूरा व्याख्यान बता सकता हूँ। उसी तरह मैं कभी किसी औरत या अपनी भाभी के चेहरे की तरफ नहीं देखता। अरे वाह, सुमन जी क्या संस्कार दिए हैं अपने बेटे को। आपका बेटा जिस किसी का भी देवर होगा उसके तो भाग्य खुल जाएंगे। वो तो है ही, मैं तो पहले ही कह रही थी कि मेरा बेटा बहुत संस्कारी है। अरे आज के समय में देवर भाभीियों पर नई नई मीम्स बन रही है। घर वालों के सामने और पीठ पीछे देवर भाभी का रिश्ता अलग ही चल रहा है। और यहाँ पर देखो। अरे बस कीजिए आप लोग, अब कितनी बातें करेंगे, चलिए खाना खाते हैं। सभी लोग खाने की मेज पर बैठते हैं, सब खाना खाते हैं और फिर फंक्शन खत्म होने के बाद अपने घर वापस चले जाते हैं। अगले दिन राहुल काला चश्मा पहनकर अपने कॉलेज कैंपस में दोस्तों के साथ खड़ा होता है। अरे भाई, आज तो बड़ा तैयार होकर आया है, किसी को इम्प्रेस करने का इरादा है क्या? अरे मैं किसी को इम्प्रेस नहीं करता, लड़कियां मुझे इम्प्रेस करती हैं, तू तो जानता ही है। अरे भाई, अपने भाई का ऑरा ही इतना स्ट्रांग है। सभी दोस्त हंसने लगते हैं। तभी कैंपस में व्हाइट स्कर्ट पिंक जैकेट पहने लड़की आती है। अरे भाई देख, राहुल राहुल उधर देख। अरे छोड़ ना। अरे भाई देखना, कितनी मस्त आइटम जा रही है, कितनी हॉट आइटम जा रही है, उधर देख। अरे छोड़, मुझे परेशान मत कर। अरे यार मिस कर दी ना, कितनी हॉट आइटम जा रही थी। मिस कर दी? किसे मिस कर दी? जिसने ब्लैक हील, व्हाइट स्कर्ट, पिंक जैकेट पहना था, बालों का कलर किया था, हाथ में बैंगल और नेल एक्सटेंशन करवाए थे, उसकी बात कर रहा है क्या? भाई तू इतना कुछ कब देख लिया? तेरे भाई की आंखें नहीं एक्सरे मशीन है, लड़की को देखते ही ऊपर से नीचे तक स्कैन कर लेती हैं। अरे ब्रो, तू तो गुरु है अपना। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन घर वाले राघव के लिए एक लड़की देखते हैं। राहुल, हमने तेरे बड़े भाई के लिए लड़की ढूंढी है, ये लड़की की फोटो देख ले, तुझे भी भाभी पसंद हो तो हम लड़की देखने चलेंगे। मम्मी, भैया के लिए लड़की देखी जा रही है तो मेरी भाभी लगेंगी, उनकी फोटो में देखकर क्या करूंगा? अरे क्यों नहीं भैया, आपकी भी तो भाभी लगेंगी। अरे वही तो, मेरी भाभी लगेंगी, भाभी यानी माँ समान। अब वो चाहे जैसी भी दिखती हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग देखकर मेरी भाभी ले आइए, मुझे देखने की जरूरत नहीं है। अरे मुझे तो अपने बड़े बेटे से ज्यादा छोटे बेटे पर गर्व है। हम तेरे लिए तेरी जैसी ही सुशील संस्कारी लड़की ढूंढेंगे जो बिल्कुल सोच विचार में तेरी तरह होगी। ऐसे कुछ दिन बाद राहुल अपने आवारा दोस्तों के साथ कॉलेज के गेट पर खड़ा होता है। तभी एक लड़की गुजरती है। भाइयों देखो, वो देखो लड़की कौन है, पटाखा। अरे कॉलेज में आज तक देखा नहीं। अरे भाई, सीनियर स्टूडेंट की एग्जाम चल रही है ना, ये मस्त माल उन्हीं में से होगी। अरे मेरा तो दिल आ गया इस पर, अरे देख कैसे सेट करके आता हूँ। राहुल सुनैना के पास आता है और पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। कौन है? मेरा हाथ क्यों पकड़ा? छोड़ो। जाने मन, ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। मैं तो कहता हूँ यही हाथ पकड़े हुए शादी के बाद हनीमून के लिए भी निकल जाते हैं। जबान संभाल कर बात कर, एक थप्पड़ में सारी जवानी छड़ जाएगी। अरे मना मत करो, तुम्हारी याद में तो मेरी रात बर्बाद हो जाएगी। चलो एक लॉन्ग राइड पर घूम कर आते हैं। इतना कहकर राहुल सुनैना का हाथ खींचता है। सुनैना हाथ छुड़ाकर राहुल को एक तमाचा मारती है। ठीक है दीदी, ये है और इसके आवारा दोस्त इसी तरह लड़कियों को परेशान करते हैं। आज मिली है इन्हें कोई जवाब देने वाली। आज के बाद किसी लड़की को परेशान करने से पहले ये करारा थप्पड़ याद कर लेना। लड़की का थप्पड़ खाकर बड़ी मर्दानगी फील हो रही होगी। अपने औकात में रहा करो, अभी तो उसका मूड अच्छा था इसीलिए सिर्फ थप्पड़ मारा, फिर ऐसा कुछ किया ना तो सैंडल भिगो भिगो कर मारेगी। कॉलेज के सभी लड़के लड़कियां राहुल और उसके दोस्तों पर हंसने लगते हैं और सुनैना अपनी सहेलियों के साथ चली जाती है। अरे भाई, इसने तो सरेआम बेइज्जती कर दी। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं,
मर्दानगी क्या होती है मैं बताऊंगा। इतना कहकर राहुल अपने दोस्तों के साथ कॉलेज की छत पर बैठकर दारू पीने लगता है। तभी सुमन राहुल को कॉल करती है। क्या हुआ मम्मी, राहुल भैया फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? अरे ये राहुल भी ना पहले लड़की देखने नहीं गया और आज शादी की बात करने जानी है तो फोन भी नहीं उठा रहा है। अरे तुम तो जानते हो राहुल को क्लास में पढ़ने बैठा होगा, अब पढ़ने के दौरान वो थोड़े ना फोन उठाएगा। वो आता तो किसी तरह से समझा कर ले जाती, पर अब जब फोन ही नहीं उठा रहा तो चलो हम ही रिश्ते की बात करके आते हैं। इतना कहकर पूरा परिवार घर से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुनैना अपनी सहेलियों के साथ घर आ रही होती है। सुनैना, आज तू इतना तैयार होकर क्यों आई थी? यार ये तैयार होकर आने के चक्कर में तो मैं फंस ही गई ना ज्यादा तैयार होकर आती और ना ही उस लड़के ने मुझे छेड़ा होता। ये तो अच्छा है कि अब हमारी कॉलेज पूरी हो गई है, वरना ऐसे लड़के पीछे ही पड़ जाते हैं। अरे यार मैं भी इतना मेकअप कहाँ करती हूँ। ये तो कॉलेज पूरा हो गया तो मम्मी पापा ने लड़की वालों को बुलाया है। अब तक तो लड़की वाले आ भी गए होंगे, अब जाकर तैयार होती तो खराब लगता है, इसीलिए थोड़ा सा तैयार होकर ही आई हूँ। चल मैं चलती हूँ, मेरा घर आ गया। इतना कहकर सुनैना अपने घर पहुंचती है जहाँ राम, मोहन, सुमन, प्रीति और राघव बैठे होते हैं। वो देखिए आ गई हमारी बेटी कॉलेज से। अरे बेटी कॉलेज का एग्जाम कैसा रहा? जी अच्छा था, नमस्ते। बेटी, इन लोगों ने तुझे अपने बड़े बेटे के लिए पसंद किया है, शादी की बात करने आए हैं, तुझे कोई परेशानी तो नहीं है? आप लोगों ने लड़के को देख लिया ना, मुझे भी रिश्ता मंजूर है। वाह, कितने उच्च विचार हैं आपकी बेटी के। हमें तो आपकी बेटी पहले ही पसंद थी, अब उसके जवाब ने हमारे दिल को भी जीत लिया है। तो बस अब आप शादी की तारीख निकलवाइए। मैं पंडित से बात करके आया हूँ, 15 दिन बाद अच्छा मुहूर्त है, उसी दिन शादी रखते हैं। हाँ जी जरूर। दोनों परिवारों की रजामंदी से सुनैना और राघव की शादी तय हो जाती है। कुछ दिन बीतते हैं और शादी की तारीख आ जाती है। राघव दूल्हे के कपड़े में मंडप में बैठा होता है। और कोई वधू को भी बुलाओ, मुहूर्त निकला जा रहा है। अभी वधू को लाती हूँ। शारदा दुल्हन के जोड़े में तैयार होकर सुनैना को लेकर आती है और मंडप में बैठा देती है। वहीं राहुल अपने दोस्तों के साथ शादी में खड़ा होता है। अरे देख भाई, ये वही लड़की है, वही है ना जिसने कॉलेज में तुझे थप्पड़ मारा था और हमारी बेइज्जती की थी। हाँ अरे हाँ, मेरा बड़ा भाई इससे शादी कर रहा है। अरे भाई, तेरी बेइज्जती करने वाली लड़की से तेरा देवर भाभी का रिश्ता होगा? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मुर्गी खुद पिंजरे में आ रही है, आने दे। अब इसे सबक सिखाऊंगा, मुझे थप्पड़ मारा था ना, अब घर वालों के सामने और पीठ पीछे देवर भाभी का रिश्ता क्या गुल खिलाता है, अब देखना। वर वधू के मांग में सिंदूर पहनाकर फेरे ले। राघव सुनैना की मांग भरता है और दोनों एक साथ फेरे लेते हैं। विवाह संपन्न हुआ, अब आप दोनों पति पत्नी हैं। इस तरह राघव सुनैना से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। दरवाजे पर खड़ी सुनैना की नजर राहुल पर पड़ती है। ये क्या, ये तो वही लड़का है जिसकी मैंने बेइज्जती की थी और थप्पड़ भी मारा था। ये मेरा देवर है, अब मैं क्या करूंगी? अरे मम्मी, जल्दी भाभी का गृह प्रवेश करवाओ, कब तक उन्हें दरवाजे पर खड़े रखकर इंतजार करवाओगी? मेरी भाभी दरवाजे पर खड़ी खड़ी थक जाएंगी। हाँ, बड़ा आया भाभी भगत, बहू मिल अपने आवारा देवर से, जिसे इतनी फुर्सत नहीं थी कि शादी से पहले तुझसे मिल ले, और अभी बड़ी भाभी की चिंता हो रही है। अरे लगता है इसने पुरानी बात भुलाकर मुझे अपनी भाभी के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। अगर ऐसा है तो मैं भी इसे अपने देवर की तरह एक्सेप्ट कर लूंगी। बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश कर। सुनैना दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। फिर प्रीति सुनैना को राघव के कमरे में पहुंचा देती है। अगली सुबह सुनैना अच्छे से तैयार होकर अपनी पहली रसोई करने नीचे उतरती है। बहू, आज तेरी पहली रसोई की रस्म होगी। भाभी, आप पहली रसोई में क्या बना रही हैं स्पेशल? मुझे ज्यादा कुछ तो बनाना नहीं आता है, पर आप बताइए आपको क्या खाना है? भाभी, मुझे तो रेड सॉस पास्ता खाना है। बहू, पास्ता वास्ता मुझे समझ में नहीं आता, तू अपनी पसंद से कुछ इंडियन खाना बना ले और मीठे में कुछ बना लेना। ठीक है मम्मी जी, मैं सबके लिए खाना बनाकर लेकर आती हूँ। इतना कहकर सुनैना किचन में चली जाती है। सभी डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं और सुनैना प्याज काटने लगती है। सबसे पहले सब्जियां काटकर रेडी कर लेती हूँ। एक तरफ सब्जी चढ़ा दूंगी और दूसरी तरफ पूरियां छान लूंगी। तभी राहुल पीछे से आकर सुनैना को हक कर लेता है। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? माना हम पति पत्नी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे किचन में पकड़ लेंगे। छोड़िए, कोई भी किचन में आ सकता है। अरे ऐसे कैसे कोई किचन में आ सकता है? सुनैना पीछे मुड़ती है। आपकी आवाज को क्या हुआ?
तुमने फिर से मुझे हाथ लगाया। मैं सोच रही थी कि तुम सुधर गए हो, पर मेरे देवर बनने के बाद भी तुम सुधरे नहीं ना। मैं अभी सबको बुलाती हूँ। राहुल तुरंत सुनैना का मुंह चाप देता है। थोड़ी सी भी आवाज करने से पहले ये सोच लेना कि मैं इस घर का बेटा हूँ और तुम इस घर की बहू। तुम्हें अभी कुछ घंटे ही हुए हैं, एक बार घर में मेरा रिकॉर्ड पता कर लो, उसके बाद किसी से कुछ कहना, वरना ऐसा ना हो कि शादी के पहले दिन ही घर से निकाल दी जाओ। लगता है इसने अपने घर वालों को कुछ उल्टी सीधी पट्टी पड़ा रखी है। राहुल चला जाता है। सुनैना खाना बनाकर सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर परोसती है। वाह बहू, वाह भाभी, क्या पिज्जा बनाया है, बहुत टेस्टी पिज्जा है। हाँ बहू, बहुत टेस्टी खाना बनाया है। ये पूरी सब्जी तो बहुत टेस्टी है। सुनैना, तुमने राहुल को पिज्जा नहीं दिया, राहुल को भी तो पिज्जा दो। सुनैना राहुल की तरफ पिज्जा बढ़ाती है। भाभी अब टेबल पर पिज्जा रख दीजिए, मैं ले लूंगा। मैं नहीं चाहता मेरे हाथ आपको टच करें। देख बहू, कितना शरीफ है तेरा देवर। आजकल के देवर की बदतमीजी पर गाने बन रहे हैं और इस जमाने में तुझे लक्ष्मण जैसा देवर मिला है। बड़ी लक्की भाभी है तू। हाँ भाभी, आप बहुत लकी भाभी हो, आपको भैया जैसे देवर मिले हैं। ओह, तो ये बात है। इसने अपने दो रूप रखे हुए हैं, घर में राम गली में श्याम। तभी इतना कॉन्फिडेंट के साथ बात कर रहा था। ठीक किया मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, वरना मैं ही फंस जाती। दो मुंह कहीं का। सुनैना सभी को अपनी पहली रसोई का नाश्ता कराती है और सभी अपने अपने कामों पर चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सुनैना छत पर कपड़े फैला रही होती है। ये कैसा देवर मिला है मुझे, घर वालों के सामने और पीठ पीछे देवर भाभी के रिश्ते को बदनाम कर रखा है। तभी राहुल छत पर आ जाता है। अरे भाभी जी, अकेला अकेला कपड़े फैला रही हैं, लाइए मैं आपकी मदद कर दूं। क्या फैलाना है, साड़ी? इतना कहकर राहुल सुनैना की साड़ी का पल्लू पकड़कर रस्सी पर फैला देता है। क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम? तुम्हें कपड़े फैलाने हैं ना, तो नीचे बाल्टी में पड़े हैं ना कपड़े, मेरा पल्लू रस्सी पर डाल रहे हो तुम। हो, मुझे लगा आपका पल्लू भीगा है इसलिए, वरना मैं तो कितना संस्कारी देवर हूँ, आपको तो पता ही है। तुम कितने संस्कारी हो मुझे पता है। दो मुंह कहीं के। अरे जब पता ही है तो नाराज क्यों हो रही है? लाइए मैं आपके हाथ और कंधे दबा दूं। कब से कपड़े निचोड़ कर फैला रही हैं, आपके हाथों में दर्द हो गया होगा। इतना कहकर राहुल सुनैना के गले के पास हाथ फेरने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पड़ोस की छत पर कांति खड़ी ये सब देख रही होती है। हे भगवान, घर वालों के सामने और पीठ पीछे देवर भाभी का रिश्ता कुछ अलग ही कुल खिला रहा है। राहुल तो ऐसा नहीं है, जरूर उसकी भाभी उसे उकसा रही होगी। देवर भाभी के रिश्तों को बदनाम कर रही है ये भाभी। देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, पीछे हट जाओ। इस तरह छुप छुप कर तुम मुझे देखते हो, हाथ लगाने की कोशिश करते हो ना, मैं सभी को बता दूंगी। सभी को बता दोगी? कौन करेगा? तुम्हारा यकीन, तुम्हारी बात पर इस पूरे मोहल्ले में कोई यकीन नहीं करेगा। तभी सुमन की आवाज आती है और राहुल फिर धीरे धीरे नीचे चला जाता है। इसी तरह फिर कुछ दिन बीतते हैं। सुनैना नहाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने तैयार हो रही होती है। तभी राहुल दोबारा पीछे से सुनैना को जोर से पकड़ लेता है। छोड़ो मुझे, शर्म नहीं आती? मैं अभी नहा कर आई हूँ और तुम हो कि अपनी भाभी को पीछे से इस तरह से पकड़ रही हो। छोड़ो मुझे। अरे मैं तो नहीं छोड़ने वाला हूँ। सामने देखो, पेपर स्प्रे पड़ा है, ऊपर से नीचे छिड़क दूंगी। इतना कहकर सुनैना राहुल को कोहनी मारती है। राहुल थोड़ा साइड हो जाता है और तुरंत कमरे से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद सुनैना तैयार होकर नीचे उतरती है। अरे राहुल बेटा, ये तो तेरा आखिरी साल है ना कॉलेज का? हाँ पापा, ये लास्ट ईयर का मेरा पहला एग्जाम है, आशीर्वाद दीजिए ना। इतना कहकर राहुल सुमन और राममोहन का आशीर्वाद लेता है और फिर सुनैना के पांव भी पकड़कर आशीर्वाद लेने के बहाने राहुल सुनैना के पांव को सहलाने लगता है। सुनैना अचानक पीछे हट जाती है। ये फिर बदतमीजी करने लगा। राहुल, तू अपनी भाभी के पैर क्यों छू रहा है? हाँ माँ, भाभी भी तुम्हारी समान होती हैं, इसलिए उनका भी आशीर्वाद ले लिया। अरे बस कर पगले, अब क्या अपनी भाभी को रुलाएगा? जा एग्जाम देकर आ। राघव अपने भाई को कितना अच्छा समझते हैं, इसकी असलियत तो अब राघव को ही बतानी पड़ेगी। राहुल एग्जाम देने के लिए निकल जाता है। शाम होती है, राघव ऑफिस से घर आता है और अपने कमरे में कपड़े बदल रहा होता है। तभी सुनैना, आप अपने भाई को बहुत अच्छा देवर समझते हैं ना, पर असलियत कुछ और ही है। असलियत? कैसी असलियत? आपका भाई मुझे भाभी नहीं मानता है, उसकी नीयत मेरे लिए बहुत गंदी है। अरे जबान संभाल कर बात करो, मेरा भाई लक्ष्मण जैसा है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। यही तो आपको गलतफहमी है। आपका भाई लक्ष्मण नहीं, दुशासन है। उसने कई बार मुझे गलत नीयत से हाथ लगाया है, कितनी बार मुझे परेशान करने की कोशिश की है। सुनैना की बात सुनते ही राघव सुनैना को एक थप्पड़ मार देता है। चुप हो जाओ, खबरदार जो मेरे लक्ष्मण जैसे भाई के लिए कुछ गलत कहा तो।
आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को दुशासन कहने की? हैं? वो तुम्हें अपनी माँ मानता है और तुम्हारे पाँव छूता है और तुम कहती हो कि वो तुम्हें गलत नियत से छू रहा है। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? अगर भगवान भी कहे कि राहुल ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है तब भी मैं नहीं मानूंगा। ये सारी बातें खिड़की से राहुल सुन रहा होता है। भाभी की इतनी हिम्मत, भैया से मेरी सच्चाई बता रही है। अब तो इसे घर से निकलवाना ही पड़ेगा। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन राहुल सुनैना के कमरे में आता है और दरवाजे पर कांच की गोलियां गिरा देता है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? चले जाओ यहाँ से। इस वक्त ना भैया हैं घर में, ना मम्मी है। यही सही मौका है, आइए अपने देवर के गले लगे भाभी जी। इतना कहकर राहुल सुनैना से जबरदस्ती करने लगता है। तभी राघव सुनैना और राहुल को साथ देखकर चिल्लाता है। घर वाले भी कमरे के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? भैया, भाभी मुझसे जबरदस्ती कर रही है। झूठ बोल रहा है ये मुझे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। नहीं भैया, पता नहीं भाभी को क्या हो गया है। ये देखिए, उन्होंने कमरे में कांच की गोलियां बिखेर रखी थी और मुझे कमरे में बुलाया। कमरे में आते ही मैं फिसल गया और भाभी मुझे पकड़कर जबरदस्ती करने लगी। बहू, हम तुझे संस्कार ही समझते थे, तूने तो अपने देवर पर ही अपनी नीयत गंदी कर ली। राहुल, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई तेरी भाभी चुनने में। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? ये झूठ बोल रहा है। घर वालों के सामने और पीठ पीछे ये देवर भाभी के रिश्ते को बदनाम कर रहा है। इतना सुनते ही राघव सुनैना को खींचते हुए घर के बाहर कर देता है। चुप हो जाओ, इससे ज्यादा मैं अपने भाई के लिए और कुछ नहीं सुन सकता। निकल जाओ मेरे घर से। आज से मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। अगर आप मेरी बात का यकीन नहीं करते तो मत करो। नहीं रहना मुझे ऐसी राक्षसी देवर के साथ। इतना कहकर सुनैना अपने घर की तरफ चली जाती है। वहीं बाहर खड़े पड़ोसी ये सब देख रहे होते हैं। मैं तो मान ही नहीं सकती कि राहुल ने अपनी भाभी के साथ बदतमीजी की होगी। उसकी भाभी ने ही बदतमीजी की होगी। देवर भाभी के रिश्ते को आजकल लोग खराब कहते हैं। जहाँ भाभियां ही ऐसी होंगी वहाँ रिश्ता कैसा होगा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मेरी भाभी मेरे साथ ऐसा कर सकती है। कोई बात नहीं राहुल, तू अंदर चल, भूल जा सब बात। वहीं दूसरी तरफ सुनैना अपने मायके पहुंचती है। क्या हुआ बेटी, तू रोते हुए क्यों आ रही है? मम्मी पापा, मेरे देवर ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और जब पकड़ा गया तो सारा इल्जाम मुझ पर लगाकर मुझे घर से बाहर निकलवा दिया। अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। मैं राघव को डिवोर्स दूंगी। अरे बेटी, तूने मुझे वहीं से फोन क्यों नहीं किया? हम अपनी बेटी की शादी कराकर उसे भूले नहीं है। मैं उनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बेटी का ससुराल है, देवर गलत है, पति तो नहीं। सुनैना, तू अपने कमरे में जा, हम तेरे ससुराल वालों से बात करेंगे। इसी तरह आज का दिन बीतता है और अगले दिन सुनैना बाजार आई होती है। तभी राहुल भी आ जाता है। क्यों भाभी जी, कल की पिक्चर कैसी लगी? तुमने पिक्चर दिखाया, मैं तुम्हारे भाई को डिवोर्स देकर तुम्हें क्लाइमेक्स दिखाऊंगी। तभी उन्हें समझ में आएगा देवर भाभी के रिश्ते की मर्यादा किसने पार की है। ये वीडियो जरा ध्यान से देखो। इसमें साफ दिख रहा है कि तुम मेरे ऊपर गिरी हो। अगर तुमने मेरे भाई को डिवोर्स दिया या सच्चाई बताने की कोशिश की तो मैं इसे वायरल कर दूंगा। फिर तुम्हारी कितनी बदनामी होगी खुद समझ जाओ। राहुल अपने घर चला जाता है। सुनैना वापस अपने मायके आती है और सारी बात अपने मम्मी पापा को बताती है। बेटी, मायके से औरत की डोली उठती है और फिर ससुराल से सीधे अर्थी। बीच में औरत का कहीं गुजारा नहीं है। रिश्ते बिगड़े हैं तो उसे सुलझाना भी पड़ेगा और ये काम सिर्फ तू कर सकती है। ठीक है माँ, मुझे अपना जीवन ससुराल में ही बिताना है तो माफी मांगकर ही सही अपना जीवन में ससुराल में ही बिताऊंगी। इतना कहकर सुनैना अपने ससुराल वापस चली जाती है। तुम यहाँ किस लिए आई हो? मैं तुम्हें डिवोर्स देने वाला हूँ। चली जाओ यहाँ से। डिवोर्स के कागज तुम तक पहुँच जाएंगे। राघव, गुस्सा ठंडा कर। जरा एक बार पूछ तो, बहू वापस क्यों आई है? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। देखा माँ, जब भैया ने इन्हें घर से निकाल दिया तब इन्हें एहसास हुआ। उस दिन तो बड़ा कह रही थी कि देवर गलत है, आज अपनी गलती का एहसास हो गया। हाँ, मुझे माफ कर दीजिए। आज से मैं कभी देवर भाभी के रिश्ते में बदतमीजी नहीं करूंगी। घर वालों के सामने और पीठ पीछे देवर भाभी के रिश्ते का मान रखूंगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ। भैया, भाभी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। आप मेरी वजह से आप दोनों अपना रिश्ता क्यों खराब कर रहे हैं? देखा, जिसके साथ तुमने बदतमीजी करने की कोशिश की वही आज हमारे रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ राहुल के कहने पर मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। बहू सुनो,
अब तुम दोबारा ससुराल में आ रही हो, पर याद रखना ऐसी कोई हरकत मत करना कि जिसमें तुम्हारा देवर तुमसे नाराज हो। मुझे सब मंजूर है, आज से मैं अपने देवर को कभी निराश नहीं करूंगी। इस तरह सुनैना माफी मांगकर अपने ससुराल में रहने लगती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सुनैना किचन में सब्जियां काट रही होती है। तभी राहुल हमेशा की तरह सुनैना को पीछे से पकड़ लेता है। अरे लाइए भाभी जी, मैं आपकी सब्जी काटने में मदद कर देता हूँ। राहुल सुनैना के हाथों में हाथ डालकर सब्जियां काटने लगता है। क्या हुआ भाभी, आज आप मुझे धक्का नहीं मार रही हैं? किसी को शोर करके बुला भी नहीं रही हैं? मैं समझ गई हूँ कि अपने देवर से लड़ाई करके मैं अपने ससुराल में नहीं रह सकती। अब से तुम जैसा कहोगे, जैसा करोगे, मैं वो सारी बात मानूंगी। That's like my good girl। अब से मैं जो कहूँ वो तुम मानोगी और किसी भी हरकत पर कोई शोर नहीं मचाओगी। हाँ, मुझे मंजूर है। इतना कहकर राहुल सुनैना को छोड़कर किचन से बाहर चला गया। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सुनैना बाथरूम में कपड़े धो रही होती है। और भाभी जी, कपड़े धो रही हैं? हाँ, तुम्हें कुछ काम है क्या? गर्मी बढ़ गई है ना, मुझे बहुत पसीना आया है, सोचा है नहा लूं, पर मुझे खुद नहाने का मन नहीं कर रहा है। आज भाभी देवर को नहलाएंगी? ठीक है, बैठो, मैं तुम्हें नहला देती हूँ। राहुल अपनी शर्ट खोलकर बैठ जाता है और सुनैना उसे नहलाने लगती है। अरे भाभी, जरा अच्छे से मेरी पीठ रगड़ो, देखो कितनी मिट्टी निकल रही है मेरी पीठ से। अच्छे से नहलाओ अपने देवर को। सुनैना राहुल की पीठ रगड़कर उसे नहलाने लगती है। अरे बस 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 हो गया, अब जाइए यहाँ से कि कपड़े भी आपके सामने बदल लूं। सुनैना अपने आंसू पोंछते हुए बाथरूम से निकल जाती है और राहुल अपने कपड़े बदलकर अपने कमरे में चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन राहुल अपने कमरे में बैठा होता है। तभी सुनैना गर्म दूध लेकर आती है। लीजिए देवर जी, दूध। अरे कहाँ जा रही हो? अपने हाथों से मुझे दूध पिलाओ। सुनैना राहुल को अपने हाथों से दूध पिलाती है। अरे बस बस ठीक है, अब मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है, जरा मेरा पैर दबाओ। सुनैना राहुल के पैर दबाने लगती है और राहुल आराम से दूध पीने लगता है। अगर पहले ही मेरी बात मान ली होती और मुझे थप्पड़ नहीं मारा होता तो तुम्हारे साथ इतना कुछ नहीं होता। वैसे तुमने अभी तक मुझे थप्पड़ मारने के लिए सॉरी नहीं बोला। मुझे माफ कर दो, तुम्हें थप्पड़ मारना मेरी गलती थी। तभी राहुल सुनैना को लात मारकर धकेल देता है। सुनैना जमीन पर गिर पड़ती है। अरे ठीक है, माफ किया, अब जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। सुनैना कमरे से चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन राहुल बालकनी में खड़ा अपने दोस्तों से फोन पर बात कर रहा होता है। अरे मैंने कहा था ना, उसे सबक सिखाऊंगा। आज अगर मैं उसे कह दूं कि दिन नहीं रात है तो वो दिन को भी रात कहेगी। मैंने उसे इतना डरा दिया है। अरे भाई, जब तूने उसे इतना डरा ही दिया है तो अपना उल्लू क्यों नहीं सीधा कर लेता? अरे हाँ भाई, यही सही मौका है। वो डरी हुई है और तेरी हर बात मान रही है। उसे होटल में बुला ले और अपने अरमान पूरे कर ले। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहकर राहुल फोन काट देता है और तुरंत सुनैना के कमरे में चला जाता है। अरे भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलिए देवर जी। मैं चाहता हूँ कि कल दोपहर 4 बजे आप पास के होटल में आ जाएं। होटल में? क्यों? अरे इतनी समझदार तो आप हैं ही, समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको होटल में क्यों बुला रहा हूँ। चुपचाप चले आइएगा। नहीं नहीं, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। अगर मना किया तो वो वीडियो याद है ना, अभी भी मेरे पास है, और क्या पता मैं दोबारा आपको फंसा दूं जिससे भैया इस बार आपको डिवोर्स दे ही दे। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करना। मैं आ जाऊंगी, मैं होटल में आ जाऊंगी। गुड गर्ल। इतना कहकर राहुल कमरे से चला जाता है। इसी तरह आज का दिन भी बीत जाता है और अगले दिन दोपहर में सुनैना राहुल के साथ होटल के कमरे में आ जाती है। राहुल प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं अपनी सारी गलतियों के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं हमेशा तुम्हारी बात मानूंगी। प्लीज मुझे जाने दो। चुप रहो, ज्यादा चपड़ चपड़ करने की जरूरत नहीं है। राहुल सुनैना धक्का मारकर बेड पर गिरा देता है और सुनैना की तरफ बढ़ता है। तभी पीछे से राघव और पूरा परिवार पुलिस के साथ होटल के कमरे में आ जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर, पकड़ लीजिए इस दरिंदे को। भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? भाभी मुझे यहाँ लेकर आई थी। राघव आगे बढ़कर राहुल को एक थप्पड़ मारता है। चुप हो जा, मुझे यकीन नहीं होता कि जिसे मैं लक्ष्मण समझता था वो दुशासन निकलेगा। छी, मैं तुझे कितना अच्छा बेटा मानती थी, अपने संस्कारों पर गर्व करती थी, पर तू ऐसी नीच हरकत करेगा मुझे विश्वास नहीं होता। अरे आप लोग मेरी बात यकीन कीजिए, मुझे भाभी यहाँ लेकर आई थी। और कितना झूठ बोलेगा, तेरी सच्चाई हमारे सामने आ गई है। सुनैना ने पहले मुझे सारी सच्चाई बता दी थी।
तेरे जैसे भाई के लिए मैंने अपनी सीता जैसी बीवी पर हाथ उठाया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। पुलिस इंस्पेक्टर, ले जाइए इसे। पर आपको ये सारी सच्चाई कैसे पता चली और आप लोग इसकी बात पर यकीन कैसे कर रहे हैं? सुनैना अपने फोन में वीडियो दिखाती है। ये देख, इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि कैसे तू मुझे किचन, कमरे, छत और बाथरूम में परेशान करता था। जिस तरह तुमने मेरी गलत वीडियो बनाई थी, उसी तरह मैंने भी तुम्हारी असलियत की वीडियो बनाकर तुम्हारी सच्चाई सबके सामने रख दी। धोखेबाज, तूने मुझे उल्लू बनाया, मेरी वीडियो बनाई, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। राहुल सुनैना की तरफ झपटता है, तभी राघव दोबारा राहुल को थप्पड़ मारकर साइड कर देता है। छी भैया, मुझे शर्म आती है आपको भाई कहने में। मैं ऐसे भाई के साथ तो बाइक पर भी नहीं बैठूं। पुलिस इंस्पेक्टर, ले जाइए इस राक्षस को यहाँ से और ऐसी कड़ी सजा दिलवाइए कि इसे सबक मिले। पुलिस इंस्पेक्टर राहुल को लेकर चला जाता है और सुनैना रोते हुए राघव के गले लग जाती है। सुनैना, मुझे माफ कर दो। अगर तुम मुझे सच्चाई बताकर मोहलत नहीं मांगती तो मुझे अपने राक्षस जैसे भाई के बारे में कभी पता नहीं चलता। हाँ बहू, हमने भी तुझे बहुत बुरा भला कहा, माफ कर दे हमें। हाँ भाभी, मुझे भी माफ कर दीजिए। मैं भी आपको ताने मारने में पीछे नहीं हटी। आप लोगों ने मेरी बात पर यकीन किया, मुझे मौका दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, बस मेरी सच्चाई सभी के सामने आ गई, इससे मैं खुश हूँ। बहू, चल अपने ससुराल। आज से तेरे ससुराल में कोई देवर नहीं होगा जो घर वालों के सामने और पीठ पीछे देवर भाभी के रिश्ते को बदनाम करे। पूरा परिवार खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और सुनैना खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।